देखिए आज का क्लास जो है आप लोगों को टोटल कंसेप्ट वाइज समझाने में ही चला जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आप अगर समझोगे तो आपको आगे में आना होल्डिंग कंपनी। इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन या कंबाइंड। कंबाइंड क्या चीज कंबाइन करना है? बैलेंस शीट किसका? दो कंपनी का। और कंपनी का बैलेंस शीट आपको मालूम है, प्रेजेंटेशन आपको तरीका मालूम है, तो पहले हम वो आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन बनेगा। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देगा फिर हम मीनिंग बताएंगे, अभी सिर्फ आपको यहाँ दिखा रहे फिर नहीं। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज रहेगा। और यहाँ पर दो कंपनी का नाम, दो कंपनी का कॉलम रहेगा। मान लीजिए हमने ऐसे दो कंपनी का नाम लिख दिया। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हम लोग दिखाते क्या क्या है? शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपका नोट रहेगा। अगर नोट नंबर 1 है और यहाँ पर आपका अमाउंट रहेगा दोनों कंपनी का, तो ये शेयर कैपिटल जो नोट नंबर 1 है ये आपको वर्किंग नोट में दिखाया जाएगा कि इस शेयर कैपिटल में कौन कौन सा शेयर है। इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट, जो आप अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं पढ़ा। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 उसका भी अमाउंट रहेगा। और ये नोट नंबर 2 का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से रिजर्व हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन, जर्नल रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या और कोई भी रिजर्व हो, उनका डिस्क्रिप्शन नीचे अलग से नोट टू अकाउंट में बनाया जाएगा और यहाँ उसका अमाउंट लिखा जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज। नोट नंबर 3 इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन देगा, डिवेंचर्स है कि लोन है कि सिक्योर्ड लोन है कि लॉन्ग टर्म लोन है कि शॉर्ट टर्म लोन है, वो डिस्क्रिप्शन रहेगा नोट्स टू अकाउंट में और उसका टोटल यहाँ पर आपको देगा। करेंट लायबिलिटीज जैसे क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेबल है, उन सब का टोटल आपको यहाँ दे दिया जाएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इनको सेपरेटली लोग प्रोविजन में देते हैं और उसका अमाउंट यहाँ दे देते हैं। ज्यादातर आपका ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर है एसेट्स। एसेट्स के अंदर में अब आप लोगों का हेड्स थोड़ा सा चेंज हो गया, अगर आप मतलब फिक्स एसेट्स में लैंड बिल्डिंग नहीं होते, अब होता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इक्विपमेंट, ऐसे हेड्स की करेंगे। दैट इज द फिक्स एसेट्स ही है, बट आपका हेड्स का नाम थोड़ा चेंज रहेगा
और अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा और इसका नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा कि कौन कौन सा एसेट्स इस प्रॉपर्टी का इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी का इक्विपमेंट होता है। अगर आपको इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल देगा तो उसका नोट्स नहीं देगा, लगभग गुडविल दोनों में लिखा रहेगा, एक में लिखा रहेगा, मतलब हम अमाउंट दोनों में लिख रहे हैं, बट आप समझ के चलो किस में लिखा रहा है किस में नहीं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर अमाउंट लिखा रहेगा और ज्यादातर यहाँ पर नहीं, पहला कंपनी में देगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि पहला कंपनी में देगा दूसरे में नहीं देगा, तो आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे थे पहला कंपनी में देगा, कभी पहला कंपनी में नहीं दिया दूसरे में दे दिया, तो बट इसका मीनिंग बताएंगे, इसलिए रेड पेन से लिखा हमने, तो मीनिंग आपको बताएं कि ये क्यों यहाँ पर आया है, और खास करके इसका स्पेसिफिकेशन देगा कि पहले कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कहा, तो यहां पर ये मीनिंग माना जाएगा कि पहले कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट मींस एच लिमिटेड इन्वेस्ट टू एस, ये मान के आना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर। उसके बाद आपके पास करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में आप जानते हो स्पेसिफाइड रहता है अलग से, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और इक्विवेलेंट कैश। और ये सब दिया रहेगा टोटल बराबर। ये एक सिंपल फॉर्मेट ऑफ कंपनी आपको हमने डिस्क्राइब किया। तो फर्स्ट थिंग कंसोलिडेशन का बात आया, कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, किसका, दो कंपनी के बैलेंस शीट। तो आपके पास दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे इसको बस जोड़ करके दिखा दो, बट वो कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन हम लोगों को जब करना पड़ेगा तो AS21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के रूल्स के अनुसार हम लोगों को कंसोलिडेशन कंबाइन करना है दो कंपनी के बैलेंस शीट। तो फिर AS21 है क्या, इसके बारे में क्या सीखे? सबसे पहले जानना है रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपनी, दोनों कंपनी का पहले हमको रिलेशन समझना है, तभी हम कंसोलिडेशन कर सकेंगे। तो दोनों कंपनी का रिलेशन क्या है, ऐसे आप देखोगे तो आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा कि ये दो कंपनी का रिलेशन क्या है। एक का नाम एच लिमिटेड है, एक का नाम एस लिमिटेड है, तो फिर दोनों में क्या अंतर हुआ, क्या रिलेशन हुआ, ये हम लोग ऐसे नहीं समझ पाए। तो हम आपको एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे शेयर कैपिटल का बात आया है यहाँ पर, तो हम अगर यहाँ पर आपको शेयर कैपिटल में अमाउंट लिखे तो हाँ हाँ हाँ, वो तो मोबाइल में रहने से भी हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे जीरोक्स निकाल लो ना, वहाँ पे स्टेशन को वहाँ बगल में नहीं होगा साइबर कैफे जाएंगे, वो तो तुम्हारा व्हाट्सएप में जो गया है उससे जीरोक्स निकल जाएगा तुरंत, हाँ तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अभी निकल रहे हो क्या? तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं
और ये जो अमाउंट है यहाँ पर इसको हटाते हैं। और एक आप बताइए कि यहाँ क्या अमाउंट है। जैसे मान लीजिए 10 लाख हम यहाँ लिखिए, ठीक है, और यहाँ कितना लिख दे 8 लाख। और इस शेयर कैपिटल में सिर्फ कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, ये बोलते हैं। इसका मतलब पहला कंपनी का 1 लाख शेयर इशू हुआ है और दूसरा कंपनी ने 80,000 शेयर किसको इशू किया है, शेयर होल्डर्स पब्लिकली, ठीक है। और ये जो शेयर्स जो दोनों कंपनी जब इशू किया पब्लिक में, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों कंपनी के पब्लिक सेम होंगे, हो भी सकता है कि दोनों सेम भी हो, बट हमारे लिए यहाँ कोई ये मैटर नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे दोनों सामने लिखा तो हम यही दिमाग में रहेगा कि दोनों कंपनी के शेयर्स कॉमन होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। इसका मतलब दोनों ही शेयर मार्केट में या पब्लिकली दोनों ने शेयर इशू कुछ साल पहले किया होगा, कुछ साल पहले। तो इसने 80,000 शेयर इशू किया, इसने 1 लाख शेयर इशू। अब एस लिमिटेड का शेयर्स का बात करते हैं कि इसने जो 80,000 शेयर इशू किया किसको किया होगा, और जब शेयर इशू करती है कंपनी तो पब्लिक के अलावा एजेंसी भी शेयर खरीद सकती है। जैसे मेरा बिजनेस है तो हम बिजनेस के नाम से भी शेयर खरीद सकते हैं, और अगर कंपनी से हमको डायरेक्टली शेयर नहीं मिलेगा तो हम शेयर मार्केट से शेयर खरीदेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि इस 80,000 शेयर जो हमारा इशू किया था, किसने इशू किया था, वो पब्लिक में इशू किया गया था, ठीक है। अब क्या किया कि पब्लिक में जो लोग सेल कर रहे थे शेयर मार्केट में, तो कुछ लोग बाइंग भी कर रहे थे, और ये जो बायर है वो बायर जो है शेयर मार्केट से, पब्लिक जो बेच रहा है, तो खरीदने वाला कौन है, एच लिमिटेड है। किसका शेयर खरीद रहा है, वो एच लिमिटेड का, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीदा। तो जैसे ही एच लिमिटेड शेयर खरीदेगा, चाहे हम भी अगर शेयर खरीदेंगे एच लिमिटेड का, तो हमको बोला जाएगा इन्वेस्टर, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एच लिमिटेड, तो आई एम द इन्वेस्टर। वैसे ही एच लिमिटेड जब एच लिमिटेड का शेयर खरीदेगा तो एच लिमिटेड को बोला जाएगा इन्वेस्टर। और ये जो इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्टर है, तो इसका बन जाता है इन्वेस्टमेंट इन एच लिमिटेड। तो अगर साल भर में होल्ड एच लिमिटेड ने एच लिमिटेड का शेयर खरीदा है, तो एच लिमिटेड एंड ऑफ द ईयर जब बैलेंस शीट बनाएगा तो वो अपने बैलेंस शीट में लिखेगा कि उसने इन्वेस्ट किया है। एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट तो बनाएगा ना, उसमें तो इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा ना। तो उसने जिस दाम में एच लिमिटेड का शेयर खरीदा है उसका वैल्यू यहाँ लिखेगा। तो मान लीजिए उसने 2,50,000 रुपए, मतलब 2,50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड के शेयर को खरीदने में। कितने शेयर को खरीदने में इन्वेस्ट किया, तो मान लीजिए हम बोल रहे हैं 60,000 शेयर, जो भी रेट हो इसका वैल्यू रहेगा। अलग अलग रेट में खरीदा होगा, एक साथ 60,000 नहीं खरीदा होगा, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 3,000, 1,000, जैसे जैसे मार्केट में जो बेच रहा होगा ये शेयर खरीद रहा होगा। तो एंड ऑफ द ईयर होल्डिंग कंपनी ने जब बैलेंस शीट बनाया तो उसमें शो किया कि उसने 60,000 शेयर खरीदा है 2.5 लाख, और वो इन्वेस्ट किस कंपनी में किया है, जबकि एस लिमिटेड का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया था, 8,000।
अब आप सोचो कि अगर 60,000 शेयर एच लिमिटेड ने खरीद लिया है आउट ऑफ 18,000, तो 3/4 पोर्शन खरीद लिया है। 3/4 को हम लोग बोल सकते हैं 75%, जो कि ग्रेटर देन 50% है। और आधे से ज्यादा शेयर जब कोई एक कंपनी खरीद लेती है दूसरे कंपनी का, तो इस कंपनी के पास मैनेजमेंट कंट्रोल आ जाता है। दैट मीन्स एच लिमिटेड कंट्रोल्ड एस लिमिटेड। किस तरह का कंट्रोलिंग? ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल। अब उसके हाथ में है कि एस लिमिटेड को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दैट मीन्स मैनेजमेंट जब बैठेगा तो उसमें से एच लिमिटेड के भी कुछ पर्सन, बंदे, एक्सपर्टीज लोग उस मैनेजमेंट में भी बैठेंगे। मना नहीं कर सकता एच लिमिटेड, क्योंकि एच लिमिटेड के पास मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लिया। जो कंपनी जब मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लेता है तो उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और जिस कंपनी का उसने शेयर होल्ड किया है उस कंपनी को बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी को बोलते हैं पेरेंट्स कंपनी। तो मतलब ये हो गया पेरेंट्स और एस लिमिटेड हो गया उसका बच्चा। अब बच्चे को कौन संभालेगा? पेरेंट्स संभालेगा। हर चीज में वो वही आएगा, पेरेंट्स आएगा, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, इसलिए कि चाहेगा कि वो बच्चा ग्रोथ करे और उस ग्रोथ का फायदा उसके पेरेंट्स को होगा। तो वैसे ही यहां पर है कि एस लिमिटेड का जो भी ग्रोथ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट का फायदा बिकॉज एच इज द शेयर होल्डर भी है वो कंपनी का। एस का शेयर होल्डरशिप तो है, वो 75% शेयर होल्डर्स है ना। तो एस लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को जो भी देगा एस लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को जो भी देगा, क्या देता है कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को? डिविडेंड। तो ये डिविडेंड में 75% तो एच के पास जाएगा। इसका मतलब एस लिमिटेड डिविडेंड देगा, इसका डिसीजन कौन लेगा? एच लिमिटेड लेगा। ठीक है। मतलब ये कि आप अगर घर में भाई बहन हो तो कुछ बहन को अगर चाहिए तो भाई को बोलेंगे पापा को बोलो, पापा को बोलो, पापा को बोलो, अपने नहीं बोलेंगे। और भाई जब बोलेगा तो या तो डांट पड़ जाएगा तो उसको पड़ेगा, और अगर मिल जाएगा तो मेरे को दो, हम तो करवाए हैं, हम तो बोले थे तभी तो मिला हमको तो वैसे ही एस लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड देगा तो उसमें से 75% डिविडेंड एच लिमिटेड, और बाकी बचा हुआ डिविडेंड किसको मिलेगा? बाकी शेयर होल्डर्स को। वो कितना परसेंट है? उस 25% शेयर होल्डर्स को हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब हम लोगों को ये जानना है कि एस लिमिटेड टाइम टू टाइम जो भी वर्क करेगा उससे उसके शेयर होल्डर्स को जब भी जो फायदा होगा वो सब फायदा होल्डिंग कंपनी को मिलेगा। और होल्डिंग कंपनी इज द रिसीवर। ध्यान रखिएगा, होल्डिंग कंपनी इज द रिसीवर। भले ही होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड को कंट्रोल करेगा,
बट अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट होने चाहिए उनको भी दिखाएगा, और सब्सिडियरी के बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट होना चाहिए उसको भी दिखाएगा। इसलिए आप दोनों को जब भी आप आगे प्रोसेस में, जब भी अकाउंटिंग प्रोसेस में आप सॉल्व करोगे, तो आप दो आंख से देखिएगा, एक को होल्डिंग कंपनी के आंख से देखिएगा, दूसरा आंख से आप सब्सिडियरी को देखिएगा। भले ही वो आंख आपका ही दोनों है, लेकिन देखना दोनों को अलग अलग आंख से, अलग अलग नजरिए। ये आपके दिमाग में विजुअलाइज होना चाहिए, तब आप बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी समझ पाएंगे। ओके, ये तो बात रहा हम लोगों का रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड एस। तो ये बताएं कि एच और एस लिमिटेड का रिलेशनशिप जानने के लिए पहला AS21 बोलता है कि दोनों का रिलेशन जानने के लिए हम कैसे समझेंगे कि दोनों का रिलेशन में कितना रिलेशन है, कितना परसेंट रिलेशन है, या कितना फ्रैक्शंस रिलेशन है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट किसने किया है, इन्वेस्टमेंट बाय एच लिमिटेड डिवाइडेड बाय शेयर इशू बाय एस। और ये दोनों जो हम लोग परसेंटेज या फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शंस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ शेयर कंपैरिजन कीजिएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। जैसे हमने एस लिमिटेड को कहा कि एस लिमिटेड ने कितना शेयर इशू किया है, तो आपने कहा 80,000। उसमें से एच लिमिटेड ने कितना शेयर खरीदा है, तो आपने कहा 60,000। तो हमने 60,000 और 80,000 का प्रोपोर्शन बनाया, भले वैल्यू चाहे उससे इसलिए आपके सब में कभी कभी नंबर ऑफ शेयर दे देता है कि होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर खरीदा है सब्सिडियरी कंपनी का, या फिर कभी कभी आपको परसेंटेज लिख देगा, ऐसे परसेंटेज लिख देगा, तब भी आप समझ लोगे और उसको कन्वर्ट कर लोगे नंबर ऑफ शेयर। ओके, लेकिन वो परसेंटेज हमेशा आपका 50% या 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपनीज। सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर्स डिमांड बोल लें, डिमांड वर्ड नहीं बोलेंगे वैसे एक्चुअल में, बट शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या क्या मिलता है, या शेयर होल्डर्स का डिमांड या शेयर होल्डर्स कंपनी में क्या क्या चीज पर अपना हक रखते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि जो कंपनी का प्रॉफिट, रिजर्व, डिविडेंड, ये सब कंपनी में जब भी क्रिएट होगा तो इनमें से शेयर होल्डर्स का हिस्सा माना जाएगा। और जब भी शेयर होल्डर्स का हिस्सा माना जाएगा तो इस होल्डिंग कंपनी के केस में आपको याद रखना है कि होल्डिंग कंपनी का हिस्सा इसमें ओके, एकदम आता है, वो तो पता है। बोनस शेयर भी बोल सकते हैं कि कोई कंपनी अगर बोनस शेयर देती है तो वो शेयर होल्डर का हिस्सा। जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो में देखा जाए तो रीवैल्यूएशन तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ही बोलते हैं ना, रीवैल्यूएशन हम लोग ने पढ़ा था पार्टनरशिप। तो रीवैल्यूएशन का भी तो इफेक्ट हमारे शेयरहोल्डर के पैटर्न में आता है। ये तो हुआ हम लोग का कि होल्डिंग कंपनी के हिस्से में ये आएगा।
हम लोग जब भी एक बैलेंस शीट फिर वापस आते हैं बैलेंस शीट, आप अगर यहाँ पर देखो ये है रिजर्व एंड सरप्लस और हमने कहा था कि इसका नोट्स टू द अकाउंट्स करना है और उस नोट्स टू द अकाउंट में मान लीजिए आपको दे दिया है जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड दो हो दिया है, मतलब ये सब्सिडियरी कंपनी का जो यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ है, जो यहाँ पर अमाउंट है, हम एक काम करते हैं इस अमाउंट इसको अमाउंट के फॉर्म में लिखते हैं तो आपको समझ में आता है। मान लीजिए यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख और ये बता रहा है कि जनरल रिजर्व जो है वो 50,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 ऐसे बता रहा है। नोट्स टू द अकाउंट्स मतलब सब्सिडियरी कंपनी में 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस दिखाया है, तो 2 लाख में से 50,000 रिजर्व है और 1,50,000 प्रॉफिट एंड लॉस। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब भी ये बैलेंस शीट बनता है उसका एक डेट होता है 31 मार्च, मान लीजिए 21 डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट बनाया हुआ है और 31 मार्च 2021 के दिन एस लिमिटेड में 2 लाख का रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 1 साल का रिजर्व और प्रॉफिट है कि कई सालों का रिजर्व एंड प्रॉफिट है? कई सालों का। कैसे? क्योंकि हम लोग का रूल यही होता है कि पिछले साल जब हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू दिस ईयर, फिर इस साल प्रॉफिट बचता है तो वो उसी में एडिशन हो जाता है। इस तरह से हर साल मेरा प्रॉफिट एडिशन। इसका मतलब इस 2 लाख के प्रॉफिट में सिर्फ 31 मार्च 2021 दैट इज 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 का ही केवल प्रॉफिट या जीआर नहीं होगा, इसके अंदर 2019-20, 2018-19, 2017-18 किसी भी ईयर का प्रॉफिट हो सकता है। अगर हमको बता दे कि इसमें कितना प्रॉफिट पिछले साल का है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, हम सेग्रीगेट कर सकेंगे कि पिछले साल का कितना प्रॉफिट और जीआर है और इस साल का कितना प्रॉफिट और समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों करें, क्या रीजन है? तो देखिए इसका रीजन हम आपको समझाएं। डिग्री ऑफ कंट्रोल वर्ड होता है। क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल? हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ये हर कोई राइटर या हर कोई टीचर भी यूज नहीं करता, कोई करता है कोई नहीं करता, हम लोग अपने हिसाब से और ऐसा समझेंगे और ऐसा प्रेजेंटेशन करेंगे कि सामने वाला टीचर जब पढ़ेगा उनको समझ। डिग्री ऑफ कंट्रोल मींस कौन कंट्रोल कर रहा है किस पर? तो बस हम ये बोल सकते हैं कि एच लिमिटेड 60,000 शेयर खरीदा है आउट ऑफ, तो फिर माइनॉरिटी कितना खरीदा है सकते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 3/4। ये पहला वर्क हम लोग हमेशा होल्डिंग कंपनी के टर्म्स में स्टार्टिंग में ही डिग्री ऑफ कंट्रोल निकाल के रेडी करने। क्या आपने नेटवर्क का नाम सुना है? सुना है नेटवर्क? क्या होता है डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क? इक्विटी शेयर प्लस माइनस ये होता
होल्डिंग कंपनी ने जब 75% शेयर होल्ड कर लिया है सब्सिडियरी कंपनी का, तो सब्सिडियरी कंपनी के मैनेजमेंट में होल्डिंग कंपनी तो बनेगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी बार बार ये बात जरूर बोलेगा कि भाई तुम्हारे पूरे कंपनी का जो नेटवर्थ है उसका 75% हिस्सा मेरा है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्थ में क्या आता है, तो सब्सिडियरी कंपनी का 80,000 शेयर है, उसका 75% हिस्सा है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें भी 75% हिस्सा होल्डिंग का और 25 माइनॉरिटी का। ये तो बात ठीक है। और फिक्टिटियस एसेट्स अगर होगा तो उसका भी 75% हिस्सा होल्डिंग का होगा, 25% हिस्सा। ऐसा क्यों करेंगे, तो ऐसा हम लोग डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब होल्डिंग कंपनी ये बोलेगी कि मेरा 75% हिस्सा है, ये मशीन यहाँ पर रखा हुआ है हम ले जाएंगे, मेरा तो 75% हिस्सा है, तो मशीन को उठा के हम ले जाएंगे। वो बोलेगा ये ऑफिस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं हम अपने अंडर में रखेंगे, मेरा 75% हिस्सा है। तो क्या ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कि किसी पेरेंट्स ने प्रॉपर्टीज बनाया, बढ़िया बंगलो बनाया, ठीक है, उनका शोरूम है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, मरने के बाद उन दोनों को अपने बच्चों में बांट दिया, ठीक है, आधा आधा एज पर भी, बंगलो तो एक है, आधा आधा बांटने का मतलब थोड़ी कि बंगला आधा वो लेगा आधा वो लेगा, टैक्सी से या किसी से काटा जाएगा, ऐसा तो नहीं। वो लोग साथ में रह रहे हैं, दैट वेरी गुड। जिस दिन मन नहीं मिला, अब दोनों जन ने कहा भाई हम लोग तो अलग अलग रहेंगे, तो क्या फिर पार्टीशन हो जाएगा बंगलो, क्या बिजनेस का आधा पार्टीशन हो जाएगा, आधा डेटा एक ले लेगा, आधा डेटा जो लेगा हम ले लेते हैं, आधा क्रेडिटर्स वो लेगा, आधा क्रेडिटर्स वो लेगा, ऐसा होगा। उनका एक वैल्यूएशन लगाया जाएगा, जैसे बंगलो का वैल्यूएशन 50 लाख है, तो भाई ए और बी दो भाई है, ए ने बोला भाई एक काम करो, या तो तुम मेरे से 50 लाख रुपया ले लो, मैंने 25 लाख ले लो, 50 लाख वैल्यूएशन है, तुम्हारा 25 बनता है, तुम मेरे से 25 लाख ले लो, बंगलो मेरे को दे दो, या मेरे को तुम 25 लाख दे दो, तुम बंगलो ले लो, लेकिन ये पार्टीशन आधा आधा नहीं कर सकते। वैसे बिजनेस का भी है, अगर दो बिजनेस है तो भाई ठीक है, एक बिजनेस तुम लो एक बिजनेस तुम लो, लेकिन दोनों बिजनेस का वर्थ अगर कम बेसी है तो भाई कम वर्थ वाला बिजनेस कौन लेगा, कोई तो नहीं लेगा, तो बोले पड़ेगा भाई इस बिजनेस का कीमत कितना है, 5 करोड़, मेरा बिजनेस का 3 करोड़, तो एक का 5 करके 3, अगर दोनों में बांटेंगे तो 4-4 करोड़ बढ़ना चाहिए ना, तो जो 5 करोड़ का बिजनेस ले रहा भाई वो 1 करोड़ दे देगा दूसरे भाई को कैश, और 4 करोड़ तुम 3 करोड़ का बिजनेस तुम रख लो, हो गया ऐसा बराबर। तो यहाँ पर वैल्यूएशन किसमें किया जाएगा, मनी का। तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, होल्डिंग कंपनी ये नहीं बोलेगी इसमें मेरा हिस्सा हम ले रहे हैं, हम ले जा रहे हैं, कर नहीं, नेटवर्थ का पार्टीशन कर दिया जाएगा, नेटवर्थ, और नेटवर्थ में आता है हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। फिक्टिटिव एसेट्स तो आप जानते हो कभी कभी आ जाता है किसी बैलेंस शीट में, तो ध्यान रखिएगा नेटवर्थ में आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो दो ही चीजें हमारे पास, इक्विटी शेयर है, क्लियर है बात। तो हम लोग को ध्यान रखना है AS 21 के हिसाब से डिवीजन ऑफ नेटवर्थ बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड माइनॉरिटी, सॉरी हाँ सब्सिडियरी माइनॉरिटी, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी तो अब दो पार्ट में बढ़ गई, सब्सिडियरी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी के पार्ट में चलेगी और एक माइनॉरिटी के पार्ट में चलेगी, जब तक दोनों नहीं था तब तक वो खुद अपना आइडेंटिटी बोलता था भाई एस लिमिटेड एस लिमिटेड एस लिमिटेड, देखो समझ में आ रहा है, मतलब ये हो गया है कि अगर आप ये समझो कि एक लड़की का शादी हुआ, शादी होने के बाद उसके ससुराल वाले होल्डिंग कंपनी हो गए और उसके मायके वाले सब्सिडियरी कंपनी माइनॉरिटी हो गए, होल्डर तो है, रिलेशन तो है, बट माइनॉरिटी रिलेशन है, वो लोग डिसीजन ले नहीं सकते, होल्डिंग कंपनी डिसीजन ले सकता है, ऐसा समझ, ठीक है। तो यहां बात नेटवर्क का जब आया
तो देखें नेटवर्क में हम लोग को क्या करना है और समझना है। हम नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस्टिमेट, इसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमने ऊपर बैलेंस शीट लिखा था, आपको याद होगा ऊपर बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट में हमने जीआर और पीएल का अमाउंट लिखा था ना, 2 लाख रुपया पूरा लिखा था और 50,000 रुपया जीआर। तो यही अमाउंट को हम लेके नीचे जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व एंड सरप्लस में जीआर है 31 मार्च को 2021 को 50,000 और पीएल है 31 मार्च 2021 को 1,500,000, है ना। अगर हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे इस एस लिमिटेड के एंड ऑफ द ईयर में जीआर में 1 अप्रैल 2020 को हमारा ओपनिंग बैलेंस 30,000 था और जीआर 50,000, पीएल 50,000, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो एंड ऑफ द ईयर 50,000 है, इसके अंदर ये 20,000 क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईयर जो जीआर था एंड ऑफ ईयर वो उसके अंदर, अनलेस एंड अनटिल, जब तक ये जीआर हम ड्यूरिंग द ईयर किसी काम में यूटिलाइज ना करें। अगर हमने एक साल के बीच में इस 20,000 में से कुछ पैसा यूज कर लिया किसी भी पर्पज में, किसी भी पर्पज में जीआर को तो हर जगह यूज नहीं कर सकते ना, टॉकिंग रूल भी होता है। मान लीजिए यूज कर लिया, तो जितना यूज करने के बाद बचेगा वही हम मान के चलेंगे कहां चला गया। ठीक है, अभी फिलहाल हम वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या यूज किया, आगे आएगा तब। तो यहां पर 50,000 भी इसके अंदर क्या माना जाएगा, ना। होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर खरीदा सब्सिडियरी कंपनी, जो हमने एग्जांपल दिया था कि साल के बीच में खरीदना चालू किया, हम ये बोलना चाहते हैं होल्डिंग कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को शेयर खरीदा, दैट इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर। और होल्डिंग कंपनी अगर साल के बीच में अगर शेयर खरीदी है तो उसको बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ये कंपनी थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद सकती है, जिस दिन वो मोर देन 50% शेयर उसके पास आ जाएगा ना, वो डेट पर वो सेबी को लिखेगी, रजिस्ट्रार को नोटिस लिखेगी, कंपनी में एस लिमिटेड में नोटिस भेजेगी कि आपका मोर देन 50% शेयर आप मेरे पास है। वो जो डेट ऑफ नोटिस, डेट ऑफ रजिस्ट्रार का होगा, वो डेट से ही वो कंपनी को मान लिया जाएगा होल्डिंग कंपनी। तो वो डेट हमने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2020 भी हो सकता है, और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब जैसे 1 जुलाई हो सकता है, 15 जुलाई हो सकता है, 1 अगस्त हो सकता है, कोई भी डेट 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले। बात बट हम ड्यूरिंग द ईयर का बात अभी नहीं कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से आप लोग का ये सिलेबस में ना भी हो, बट वो हम लोग बाद में करेंगे, ऐसा बात नहीं, समझेंगे वो। पहले हम बिगनिंग का बात करें। तो 1 अप्रैल को अगर 75% शेयर होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर लिया, अब ध्यान दीजिएगा, होल्डिंग कंपनी ने 75% शेयर खरीद लिया, कब खरीद लिया, बिगनिंग ऑफ ईयर। अब आप बताएं कि बिगनिंग ऑफ ईयर जीआर का बैलेंस कितना था, ये कौन सी ईयर का था, लास्ट ईयर का, और इसने एक्वायर्ड कब किया, इस साल 1 अप्रैल को। क्या इस 20,000 पर इसका हक बनता है क्या, क्यों बनता है, क्या ये 1 अप्रैल को होल्डिंग कंपनी ने खरीदा इसलिए बनता है,
ये और कोई रीजन है? अगर रीजन आप ये बोलो कि 1 अप्रैल को होल्डिंग कंपनी ने 75% शेयर होल्ड किया इसलिए बनता है, तो हम बोलेंगे वो गलत है, वो सोच नहीं करते, क्योंकि ये 31 मार्च को बैलेंस बन के आया कैरी फॉरवर्ड टू तो ये प्रॉफिट मेरे पिछले साल के प्रीवियस से कौन सा हो गया इसके लिए 2019 है। तो क्या 2019 एंड 20 में एच लिमिटेड इस कंपनी का शेयर होल्डर था या होल्डिंग कंपनी था? वो नहीं था। बट ये 20,000 50,000 में तो इंक्लूड है ना? इंक्लूड है, वही तो हम भी सेग्रीगेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो 1 अप्रैल को जब होल्ड किया होल्डिंग कंपनी ने, उसके बाद का प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000 हुआ। इसका मतलब है हम इसको डायग्राम के हिसाब से अगर यहाँ पर समझाएं कि होल्डिंग कंपनी ने यहाँ पर एच लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2020 को शेयर खरीदा 75%, जिस दिन जीआर बैलेंस था 20,000 और 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में 50,000 बैलेंस है। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने 30,000 रुपए का प्रॉफिट जीआर में जमा किया है। सिमिलरली अगर हम पीएल अकाउंट का बात बोले तो बिगनिंग में कितना था 50,000 और एंड में कितना था 1 लाख, तो फिर हम बोलेंगे 1 लाख तो 1 लाख रुपया ड्यूरिंग द। अब आप बताएं ये जो 30,000 का रिजर्व बना, 1 लाख का प्रॉफिट बना, किसके इंस्ट्रक्शन से कैसे बना? तो फिर 1 अप्रैल को ही होल्डिंग कंपनी ने जब कंट्रोल ले लिया तो पूरे साल भर तो उसी का कंट्रोल चल रहा है और उसके कंट्रोल के अनुसार ही तो रिजर्व और पीएल क्रिएट हो गया जरा, ठीक है? तो फिर इस रिजर्व और पीएल पर किसका कंट्रोल होगा? कितना परसेंट? बाकी कंट्रोल किसका होगा? माइनॉरिटी का। वो तो अपने भी हो जाएगा उसका, शेयर होल्डर्स है। इसलिए मेरा कहने का मतलब था कि ये जो 20,000 है, ये जो 50,000 है, इन दोनों पर क्या होल्डिंग कंपनी का हक बनेगा कि नहीं ये बताना है, और अगर नहीं बनेगा तो क्या ये पूरा हक इसको मिलेगा माइनॉरिटी को? तो वो क्वेश्चन तो बाद का चीज है, पहले ये आपको बताना है कि क्या ये 30 और 50,000 पर होल्डिंग कंपनी का हक बनता है, यस और नो? पहले से इसलिए नहीं बनता। जब वो होल्डिंग कंपनी बना ही नहीं उसके पहले का प्रॉफिट का हक उसके पास क्यों होना चाहिए? करेक्ट 100% कोई वो नहीं। तो फिर जब ये बात अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब किसी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है तो डेट ऑफ बर्थ के पहले का जो भी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस है उसमें वो अपना हक क्यों जताता है? आज अंबानी फैमिली में आज एक बच्चे का जन्म लेगा, जन्म होते ही उस बच्चे के नाम पर तो कई सारे करोड़ों रुपया फैमिली प्रॉपर्टी बहुत सारे उसके नाम पर क्यों आ जाएंगे? तो उसके डेट ऑफ बर्थ के पहले का जितने भी प्रॉपर्टी थे नहीं उसके नाम पर आएगा, क्यों आएगा? तब तो ये बोलते हैं कि नहीं दादा का प्रॉपर्टी है तो पोता का तो हक बनता है। तो दादा ने बनाया कब प्रॉपर्टी, पोता ने जन्म कब लिया, तो फिर क्यों हक बना? तो इसी तरह से होल्डिंग कंपनी बोलेगा कि भाई ये 20 और 50,000 तो मेरा हक बनता है। भाई एस लिमिटेड ने वो कमाया और एस लिमिटेड ने जो 80,000 शेयर इशू किया था वो पब्लिक से पैसा लिया था, और जिन जिन पब्लिक से लिया था वो पब्लिक ने अपना शेयर मेरे को बेच दिया, उसने मेरे को अपना हक दे दिया। भाई कंपनी तो अपना प्रॉफिट का हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को ही देगी। अब वो शेयर होल्डर्स को कहां खोजने जाएगी? जिसके पास पिछले साल शेयर था। शेयर होल्डर्स में कंपनीज एक्ट का रूल ये होता है, कंपनी कोई भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है ना, उसका एक रिकॉर्ड डेट होता है। उस रिकॉर्ड डेट में जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होगा उसको पैसा मिलेगा, या उसको जो भी चीज देना है वो देगी, चाहे बोनस शेयर हो, चाहे आपका डिविडेंड हो,
ठीक है, वो सब उसको मिलेगा। लेकिन उसके पहले, उस रिकॉर्ड डेट के पहले का कोई शेयर होल्डर है उसको, मतलब उस रिकॉर्ड डेट में जिसका नाम रहेगा उसको मिलेगा, उसके अलावा अगर कोई इसके पहले अपना शेयर बेच दिया तो जिसके नाम पर बेचा उसको मिलेगा। तो होल्डिंग कंपनी बोलेगी भाई हम हैं, पहले वाला को मत देखो, सबसे तो हमने ले लिया है, तो उनको हम अपना सेलेक्ट लेंगे, ऐसे वैसा कुछ होता नहीं है। बट सब्सिडरी को ये बोलेगी कि ये 20,000 और 50,000 का 75% हिस्सा, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने 75% हिस्सा का पैसा आपकी कंपनी में लगाया है। तो ये प्री प्रॉफिट, इसका नाम रख दिया गया है प्री, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का जो भी चीज होगा उसको हम लोग प्री वर्ड बोलेंगे, प्री, ठीक है, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद को बोलते हैं पोस्ट। तो होल्डिंग कंपनी नेटवर्थ में डिवीजन कर देगी प्री एंड पोस्ट नेटवर्थ, और उस नेटवर्थ में यहां पर जीआरपीएल तो रिजर्व इन सरप्लस होता है, और नेटवर्थ में क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है। क्या उसका 1 अप्रैल को एक्वायर्ड करने के पहले क्या शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस था, कम हुआ या बेसी हुआ था? नहीं। कैसे होगा, 80,000 शेयर पहले भी इश्यू हुआ था, और एक्वायर्ड करने के बाद भी तो 80,000 शेयर, इसलिए शेयर कैपिटल में प्री एंड पोस्ट का अलग अलग डिवीजन। और ये प्री एंड पोस्ट कौन समझ रहा है, होल्डिंग कंपनी के नजरिए से। वो बोलना चाहता है कि इस रिजर्व और पीएल में मेरा कुछ हिस्सा हम प्री मानेंगे। क्यों मानेंगे प्री, क्योंकि मेरे डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का वो है, और मेरे एक्वायर्ड करने के बाद जो भी चीज होगा वो सब मेरा क्या होगा, पोस्ट। तो ऐसा सेग्रीगेशन क्यों किया गया, इसका रीजन ये है कि जिस दिन ये प्री था उसी दिन उसने क्या किया था, इन्वेस्ट, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं प्री आर एडजस्टेड विद इन्वेस्टमेंट। प्री वर्ड हमने लिख दिया, प्री आर एडजस्टेड, मत प्री का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, प्री रिजर्व समझो, चाहे प्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझो, या प्री हम बोले नेटवर्क, यहाँ पर प्री नेटवर्क। किसका इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करेगी, होल्डिंग कंपनी अपना जो पैसा इन्वेस्ट किए है सब्सिडरी में, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से वो ये एडजस्ट करेगी कि हमको इस कंपनी से मेरे एक्विजिशन के डेट में क्या क्या था, मतलब बिफोर, वो सब इस इन्वेस्टमेंट से वो क्या करेगी, ताकि क्यों एडजस्ट करेगी, बिकॉज टू फाइंड द गुडविल और कैपिटल। बाकी हम फॉर्मेट तरीका बताएंगे। इसका मतलब है कि जब भी आगे जब आप पढ़िएगा और एक एक एडजस्टमेंट जब हम आपको बताएंगे, उन एडजस्टमेंट में जो भी चीज फ्री होगा वो सब हमारे नेटवर्क में फ्री वाला चीज, और वो नेटवर्क में जो आएगा वो नेटवर्क किससे एडजस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करके जो भी डिफरेंस आएगा वो या क्या
तब रिप्रेजेंट करेंगे। कब गुडविल करेंगे, कब कैपिटल रिजर्व करेंगे, वो भी बता। वो होगा इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन फ्री, या हम बोल सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट बोल सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं, इस वर्ड को यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन फ्री या कैपिटल प्रॉफिट रिप्रेजेंट गुडविल, और इन्वेस्टमेंट इज लेस देन फ्री प्रॉफिट और फ्री कैपिटल या कैपिटल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल रिजर्व। तो आपको फर्स्ट ये जानना है कि नेटवर्क कितना है सब्सिडियरी कंपनी का, उस नेटवर्क में से होल्डिंग कंपनी का हिस्सा कितना है, और उस नेटवर्क में होल्डिंग कंपनी अपना हिस्से में फ्री कितना है और पोस्ट कितना है, वो मतलब ये अगर इसको आप डायग्राम से समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये है एस लिमिटेड, आपको सबसे पहले एस लिमिटेड क्या निकालना है, नेटवर्क। उस नेटवर्क में से भी आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिएगा नेटवर्क को, एक होल्डिंग कंपनी में जाएगा और एक किसमें जाएगा, माइनॉरिटी। फिर होल्डिंग कंपनी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक फ्री और एक पोस्ट। अब होल्डिंग कंपनी बोलेगा कि हम फ्री को किससे एडजस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करेंगे, और पोस्ट को जो है वो सिमिलर अकाउंट हेड में जाएगा। जैसे पोस्ट रिजर्व है तो रिजर्व में डूब जाएगा, पोस्ट पीएल है तो पीएल में चला जाएगा, जो भी उसका पोस्ट होगा वो सब उस सिमिलर अकाउंट हेड में चला जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनॉरिटी का हिस्सा जो आएगा, वो माइनॉरिटी का हिस्सा को हम लोग शेयर कैपिटल हेड्स में डालेंगे। शेयर कैपिटल हेड्स में बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। मतलब पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स है, मतलब होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी का हिस्सा निकाल के ये जानना चाहती है कि भाई सब्सिडियरी कंपनी का कितना हिस्सा माइनॉरिटी को मिलेगा, उसका एक वैल्यूएशन लगा के कैलकुलेशन किया, और उसको हम लोग बैलेंस शीट, कौन से बैलेंस शीट में, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट में सेपरेटली माइनॉरिटी को अलग से दिखाते हैं। क्योंकि होल्डिंग कंपनी ये जो कंसोलिडेशन बनाएगी वो AS21 के अनुसार बनाएगी, और AS21 ये बोलता है कि होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है फ्री वो इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करो, पोस्ट सेपरेट हेड अकाउंट में दे दो, लेकिन माइनॉरिटी का हिस्सा को आपको बैलेंस शीट में सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो यहां पर होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी का सेपरेट बैलेंस शीट तो बनता है, होल्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाती है, सब्सिडियरी अपना बनाती है, लेकिन एक बैलेंस शीट बनता है हमेशा एंड ऑफ ईयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वही चीज हम लोग को अब इसमें इफेक्ट क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या है, जैसे हम लोग बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब एक तरह से आप एडजस्टमेंट समझो
जब आप कंसोलिडेशन बनाइएगा तो आपको इन सब के ऊपर भी ध्यान रखना है, इसके ट्रीटमेंट को समझना है कि मान लीजिए जिस दिन होल्डिंग कंपनी शेयर एक्वायर किया उसी दिन तुरंत होल्डिंग कंपनी ने कहा सब्सिडियरी कंपनी का जो फिक्स एसेट है उसका मार्केट में रिवैल्यू करो, ऑर्डर दे दिया सब्सिडियरी, तो तुम्हारा जो भी फिक्स एसेट्स है उसका मार्केट का प्रेजेंट वैल्यू बना, तो मालूम पड़ा कि उसका लैंड एंड बिल्डिंग जो था तो मार्केट में 20% ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, उसने बैलेंस शीट में कम दिखाया, तो होल्डिंग कंपनी बोलेगी वो 20% जो रीवैल्यू हुआ उसको बोलेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ। तो इसका आपको ट्रीटमेंट जानना है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त इसका ट्रीटमेंट, और इसके साथ साथ आपको जान के रखना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि जो एसेट का वैल्यू आपने बैलेंस शीट में दिखाया था उस पर तो आपने डेप्रिसिएशन दे दिया, लेकिन उसका तो 20% वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो और डेप्रिसिएशन देना होगा, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको समझना है एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। घट जाएगा तो भी करना, घटा होगा जो बढ़ते हुए में ट्रीटमेंट सीखेंगे उसका रिवर्स ट्रीटमेंट आपको करते हुए, तो इंक्रीज या डिक्रीज रीवैल्यू दोनों ही हो सकता है। दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। क्या हुआ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक? ये 1 अप्रैल को होल्डिंग कंपनी ने जब शेयर होल्ड किया उसके बाद तो बिजनेस कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उस 1 साल के दौरान होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को कुछ मटेरियल स्टॉक सप्लाई किया, जरूरत पड़े, या हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी को जरूरत था कुछ मटेरियल और गुड्स का जो सब्सिडियरी कंपनी ने दिया, ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बिटवीन द टू कंपनीज, ऐसा हुआ। तो मान लीजिए, मान के चलते हैं कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने वो स्टॉक का वैल्यू 40,000 था कॉस्ट प्राइस और उसमें 10,000 प्रॉफिट जोड़ के उसने सब्सिडियरी को दिया, तो सब्सिडियरी कंपनी का परचेज हुआ, परचेज ऑफ स्टॉक, और होल्डिंग कंपनी का सेल हुआ। होल्डिंग कंपनी ने जो गुड्स बेचा उसे पैसा तो नहीं दिया अंदर, पर होल्डिंग कंपनी ने जो गुड्स बेचा उसके लिए डेटर्स हो गया, तो होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट में डेटर्स में इंक्लूड कर दिया ये 50,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, और दूसरी तरफ सब्सिडियरी कंपनी ने गुड्स खरीदा तो उसके लिए बन गया क्रेडिटर्स, उसने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स में दिखा दिया है तो होल्डिंग कंपनी 50,000। अच्छा बात है, दोनों एक दूसरे का ड्यू दिखाया। अब मान लीजिए कि एक दूसरे को पैसा देंगे, मानते हैं क्योंकि पैसा बाकी है तो होल्डिंग कंपनी पैसा लेगा, सब्सिडियरी पैसा देगा, बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त AS 21 बोलता है कि if there is any transaction between holding and subsidiary company that should be eliminated at the time of preparing consolidated balance sheet। एलिमिनेट करना मतलब एक तरफ डेटर्स वो बढ़ा रखा है, दूसरी तरफ वो क्रेडिटर्स बढ़ा रखा है, तो हम डेटर्स और क्रेडिटर्स से एलिमिनेट, राइट ऑफ म्यूचुअल सेटअप जिसको बोलते हैं एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल सेटअप। ये प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। हाँ जरूर बताते हैं। तो एक और ट्रांजैक्शन आ गया म्यूचुअल सेटअप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। तो म्यूचुअल सेटअप हो गया, ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर 40,000 रुपए का स्टॉक
10,000 प्रॉफिट जोड़ के किसको दिए? एस लिमिटेड। और एस लिमिटेड ने वो स्टॉक खरीदा किस लिए? बेचने के लिए। लेकिन एस लिमिटेड ने इसमें से सिर्फ 20,000 का गुड्स बचा रखा है, बाकी सब मतलब एस लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड है 20,000 का स्टॉक, जो कि उसने किससे खरीदा है? एच लिमिटेड से। तो क्या फर्क, क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? उसने बेचा, उसने खरीदा, स्टॉक बचा तो बचा नहीं। पर होल्डिंग कंपनी जब कंसोलिडेशन बनाएगी उस समय सोचेगी कि सब्सिडियरी के गोडाउन में जो 20,000 का स्टॉक पड़ा है उसमें वो प्रॉफिट इंक्लूड है जो हमने अर्न किया है ना। और स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होना चाहिए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए कि घर में मेरे को बोला गया है कि किचन का सामान लाना है 2,000 रुपए, हमने क्या किया? 1,500 का सामान खरीदा, 500 का प्रॉफिट जोड़ के घर में बोल दिया ये 2,000 का सामान लो। अरे यूज तो हम ही को कर रहे हैं वापस। हम अगर प्रॉफिट जोड़ रहे तो हम दिखा रहे हैं घर में कि देखो हम 500 का प्रॉफिट अर्न करके लाए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट अर्न थोड़ी हुआ, तो हम अपने घर से ही कमा रहे हैं। वैसे ही होल्डिंग कंपनी ने जब गुड्स बेचा सब्सिडियरी को और सब्सिडियरी ने वो गुड्स मार्केट में बेच दिया, तब तो होल्डिंग कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट हो गया उसका, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी इसको ज्यादा दाम में बेचेगी होल्डिंग से लेने के बाद। आज उसने 40 की जगह 50 में दिया सब्सिडियरी को और सब्सिडियरी ने 60 में बेचा, तो होल्डिंग कंपनी तो बोलेगी ना मेरा 10,000 का तो फायदा हुआ ही है, और सब्सिडियरी भी बोलेगी हमने 50 में खरीदा था 60 में बेचा, 10,000 का फायदा। लेकिन जो स्टॉक सब्सिडियरी के पास बच गया और उस स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो कि आप कई सारे चैप्टर में पढ़ के आए। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़े, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इनवॉइस प्राइस पर ट्रांसफर करता है तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालते हैं। अगर जो स्टॉक बच जाता है, सर आपने पढ़ा ब्रांच, सर हेलो सर, आपका वॉइस बहुत कट रहा है सर। तो ऐसे ही यहां पर भी सब्सिडियरी कंपनी के पास जो भी स्टॉक बचेगा होल्डिंग का, उस स्टॉक के अंदर जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करके अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम लोग सीखेंगे, वो तो हम लोग बनाते वक्त सीखेंगे, बट मीनिंग अभी आपको चौथा बोनस शेयर, सब्सिडियरी कंपनी बोनस दे रही है और जितना शेयर बोनस इशू करेगी, शेयर्स इन द फॉर्म शेयर्स होगा, वो शेयर्स में से 75% शेयर्स होल्डिंग होंगे और 25% होल्डिंग कंपनी बोलेगी हम 1 अप्रैल को शेयर एक्वायर किए और सब्सिडियरी कंपनी ने कहा है कि हम बोनस देंगे पिछले साल के प्रॉफिट पर बोनस। तो जैसे ही होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी ये बोलती है ये पिछले साल के प्रॉफिट पर बोनस मिलेगा, तो होल्डिंग कंपनी के लिए फ्री बोनस हो जाता है। और फ्री को हम लोग किससे एडजस्ट करते हैं? इन्वेस्टमेंट से। तो ये बोनस शेयर का फ्री बोनस जो है वो इन्वेस्टमेंट से। लेकिन दूसरी तरफ बोनस हम आउट ऑफ प्रॉफिट देते हैं ना, तो सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो जाएगा बोनस से। और शेयर कैपिटल बोनस दे रहे हैं तो क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? तो मान लीजिए कि सब्सिडियरी कंपनी ने इश्यू किया था 80,000 शेयर, कंपनी ने अनाउंस कर दिया हम 20,000 शेयर बोनस देंगे, रेशियो हो गया 4:1, 4 शेयर पर 100 थे। तो 20,000 शेयर अगर सब्सिडियरी कंपनी बोनस देती है तो 20 में से 75% मतलब 15,000 शेयर किसको मिल जाएगा? होल्डिंग कंपनी को मिल जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट जितना उसने किया उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट में बोनस मिल रहा है, क्योंकि बोनस गेट द फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा तो देना नहीं पड़ रहा, तो होल्डिंग कंपनी के लिए तो फायदा हो गया। तो लेकिन ये फायदा किससे एडजस्ट करेगी वो इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो बचेगा 25% 5,000 शेयर वो किसको मिल जाएगा, माइनर। तो इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करके इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे आगे। बट बोनस शेयर से रिलेटेड भी ध्यान रखना है हम लोगों को एडजस्टमेंट करना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। और हम लोग जानते हैं डिविडेंड किसका हक बनता है, शेयरहोल्डर। तो होल्डिंग कंपनी को देगी भाई, जो भी डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी देगी उसका 75% हिस्सा मेरे को मिलना चाहिए। बट ये डिविडेंड का हिस्सा होल्डिंग कंपनी कौन से प्रॉफिट से एडजस्ट करेगी, प्री की पोस्ट, डिपेंड करता है कि ये डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दिया जा रहा है। अगर पिछले साल के प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो प्री से, इस साल के प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो इसका भी हम लोग सेपरेटली ट्रीटमेंट सीखेंगे आगे। तो ये देखा जाए तो हम लोग को 4-5 है एडजस्टमेंट जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप लोगों को इसका वर्किंग पार्ट समझना होगा कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एंड बिफोर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वी हैव टू वर्क आउट सम पार्ट ऑफ वर्क। वो वर्किंग ही, ये जो हमने आपको समझाया है इसको हम वर्किंग पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, और वो वर्किंग का प्रेजेंटेशन से आप प्री पोस्ट कर सकोगे, माइनॉरिटी का टोटल निकाल सकोगे कि माइनॉरिटी कितने होल्डर, माइनॉरिटी में कितने वैल्यू, प्री का कितना वैल्यू है, पोस्ट का कितना वैल्यू है, डिवीजन ऑफ नेटवर्क कैसे करते हैं, गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, इन सब का भी हम आपको वर्किंग प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ये तो आपको हमने थियोरेटिकल क्वेश्चन समझाया, पर उसका प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग कैसे कंबाइंड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी प्रेजेंट करेंगे वो भी, बट वो सीखने के लिए आपको अगले क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, और वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग का पहला क्लास का ये डिस्क्रिप्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कर लीजिए, टिल कंटिन्यू फॉर सेकंड क्लास। थैंक यू।